नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आप देख रहे ट्रांसपोर्ट इमेज। नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अमृतसर के बीएसएफ की महिला कर्मियों ने भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास मार गिराया ड्रोन। 20 करोड़ की हीरोइन बरामद। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खोया आपा, बीच में ही रोका भाषण, अधिकारियों की लगाई फटकार। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी बोला हमला, कहा एसएमसीडी में काम किए होते तो करनी पड़ती। बैठकों का सिलसिला खत्म, अब तैयार होगा बजट। आम आदमी को राहत देने की सरकार को मिले सुझाव। आइए नजर डालते हैं खबरों के विस्तार पे। वाराणसी में पूरी दुनिया को अन्न प्रदान करने वाली माता अन्नपूर्णा का दरबार आज धान की बालियों से भव्य रूप में सजाया गया। मंदिर के गर्भगृह को से लेकर मंडप और पूरे परिसर को करीब 40 क्विंटल धान से बहुत ही आकर्षक रंग से सजाया गया है। धान से सजे माता अन्नपूर्णा के अद्भुत श्रृंगार के दर्शन कर भक्त निहाल हो गए। एक और भक्त के मन में इस अद्भुत झांकी की तस्वीर मन में समा गई। बता दें कि माता अन्नपूर्णा के मंदिर को धान की बालियों से सजाने की परंपरा सदियों पुरानी है। माता के दरबार में अन्न से सजाने के लिए पूर्वांचल के अलग अलग जिलों के किसान अपने पहले फसल का कुछ हिस्सा माता अन्नपूर्णा को दान में दे देते हैं। इसी दान में मिले फल और धान से हर साल 17 दिवसीय माता अन्नपूर्णा के व्रत का समापन के अवसर पर इसे सजाया जाता है। धान की बालियों से मंदिर को सजाने में करीब 48 घंटे का वक्त लगा। किसान खुद इस धान की बालियों की छटाई भी करते हैं और उनसे इस मंदिर को सजाया जाता है। मंदिर के महंत स्वामी शंकरपुरी ने बताया है कि माता के दरबार को अन्न से सजाने की परंपरा काफी पुरानी है और आज भी निरंतर यहाँ इस परंपरा का निर्वहन होता चला आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 40 सालों से वो खुद इसके साक्षी हैं। वैसे तो पूरे पूर्वांचल के लोग अलग अलग जिलों से धान की बालियां लाते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा धान वाराणसी सटे सोनभद्र जिले के किसान लेकर आते हैं। अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल की महिला जवानों ने बॉर्डर के अंदर दाखिल हुए ड्रोन को मार गिराया है। भारत में ड्रोन से 3 हीरोइन के पैकेट भी बंधे हुए थे। इनका वजन 3.1 किलोग्राम है। इनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 20 करोड़ के करीब बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बीएसएफ की महिला कांस्टेबल प्रीति और भाग्यश्री जब गश्त पर थी तो उन्होंने ड्रोन की आवाज सुनी। दोनों कर्मियों ने अमृतसर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर उत्तर में चाहरपुर गांव के पास भारतीय क्षेत्र में ड्रोन को घुसते देखा, जिसके बाद उन्होंने उस पर गोलियां चलाई। दोनों ने तकरीबन 25 राउंड की फायरिंग की है। कुछ समय बाद ड्रोन की आवाज आनी बंद हो गई। उन्होंने बताया कि तलाश अभियान के दौरान बीएसएफ को 6 रोटर वाला मानव रहित यान और हेक्साकॉप्टर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त स्थिति में मिला। उन्होंने बताया कि 18 किलोग्राम वजनी ड्रोन में 3.11 किलोग्राम नशीला पदार्थ रखा था, जिसे उसके नीचे सफेद रंग के एक पॉलिथीन में लपेट कर रखा गया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान अपना संबोधित भाषण बीच में ही रोक दिया। वहां मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई। दरअसल मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में कंबल और गर्म कपड़े बांटने वाली थी, लेकिन सामग्री वहां नहीं पहुंच पाई। इससे ममता बनर्जी को गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने सार्वजनिक रूप से जिला मजिस्ट्रेट की खिंचाई करते हुए देखा गया। यह कार्यक्रम उत्तर 24 परगना जिले के में आयोजित किया गया था, जहां तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां और बंगाल के मुख्य सचिव
डॉक्टर हरिकृष्ण द्विवेदी भी मौजूद थे। बनर्जी ने स्थानीय लोगों की मौजूदगी में जिला मजिस्ट्रेट शरद त्रिवेदी से कपड़े जल्द से जल्द परिसर में लाने का प्रबंध करने को कहा। हिंगलगंज में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए हजारों लोग आए हुए थे। इसे सरकारी योजना के लाभों और जाति प्रमाण पत्र वितरण करने के लिए आयोजित किया गया था। बनर्जी ने द्विवेदी से कहा कि मैं स्थानीय लोगों के लिए 15,000 गर्म कपड़े कंबल लाई हूँ। आपने उन्हें कहाँ रखा है? उन्हें तुरंत मेरे पास लाइए। आप जब तक उन्हें लेकर नहीं आते, मैं कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मैं यहाँ इंतजार करूंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पार्टी ने नगर निगम में अपना शासन के दौरान काम किया होता तो उसे प्रचार अभियान में अपने कई मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने 4 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले चिराग दिल्ली इलाके में आम आदमी पार्टी के लिए घर घर जाकर प्रचार करने के दौरान स्थानीय निवासियों से चर्चा करते हुए यह बात कही है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होने हैं। वहीं आप और भाजपा दोनों पार्टियां चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। केजरीवाल ने दावा किया है कि शहर में हर घर कचरा है और सत्ता में आने पर मैं शहर को साफ कर दूंगा। भाजपा मुझे दिन रात गाली देती है। हमने पानी की व्यवस्था भी की है। हम कचरा निपटान की भी जिम्मेदारी लेंगे। वहीं आपको एक मौका दें, हम शहर को पहले की तरह साफ बनाएंगे। केजरीवाल ने स्थानीय निवासियों से कहा कि हम दिल्ली को चमका देंगे और प्रचार अभियान के दौरान कई मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। अगर आप नगर निगम का टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं तो खबर आपके लिए है। जबलपुर नगर निगम ने अब ऐसे करदाताओं पर सख्ती शुरू कर दी है जो बरसों से टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। ये वो करदाता हैं जिनमें से किसी ने 5 या किसी ने 20 साल से टैक्स नहीं चुकाया है। ऐसे एक या दो नहीं बल्कि जबलपुर शहर में हजारों कर न चुकाने वाले उपभोक्ता हैं। वहीं जबलपुर शहर के नागरिक सफाई और पानी, लाइट सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर निगम को पूछते तो हैं, लेकिन ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभाते। हैरानी की बात तो यह है कि हजारों की तादाद में ऐसे करदाता हैं जिन्होंने 20 साल से निगम का संपत्ति कर नहीं चुकाया है। जबलपुर नगर निगम ने अपने खाली खजाना भरने के लिए अब ऐसे करदाताओं को चिन्हित कर लिया है। हाल ही में निगम प्रशासन ने 9,922 ऐसे करदाताओं को नोटिस भेजी है जिन्होंने पिछले कई साल से नगर निगम का टैक्स जमा नहीं किया। इन करदाताओं में कुछ लोगों ने 4 से 5 साल से टैक्स नहीं चुकाया, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 20 साल से टैक्स के रूप में निगम को एक थैला भी नहीं दिया है। नगर निगम प्रशासन ऐसे करदाताओं के खिलाफ सख्ती के मूड में आ गया है। यही वजह है कि बकायेदारों को डिमांड नोटिस भेजकर जल्द से जल्द संपत्ति कर की बकाया राशि चुकाने का चेतावनी दी गई। उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या में इन दिनों भगवान राम और सीता के विवाह की धूम देखने को मिल रही है। हर मठ मंदिर में भगवान राम और माता सीता का विवाह हो रहा है और प्रभु राम की धूमधाम से बारात निकाली जा रही है। इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। वैदिक रीति रिवाज के साथ दुल्हा बने भगवान श्री राम रथ पर सवार होकर अयोध्या का नगर भ्रमण कर रहे हैं। वहीं गाजे बाजे के साथ निकाली जा रही बारात की क्या मान्यता है और परंपरा है, जानते हैं। वहीं रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताते हैं कि जिस दिन प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, उस दिन को विवाह पंचमी के तौर में अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में मनाया जाता है। प्रधान के अनुसार अयोध्या में 2 परंपराओं के संत हैं, पहले स्वर्ण संप्रदाय और दूसरे दास संप्रदाय। स्वर्ण संप्रदाय के लोग माँ जानकी के उपासक होते हैं और माता सीता को अपनी बेटी के मानकर विवाह कराने के लिए आते हैं। वहीं दास संप्रदाय के लोग भगवान श्री राम की बारात लेकर आते हैं। विधि विधान से सनातन संस्कृति की मान्यता के अनुरूप विवाह होता है और प्रभु श्री राम के समय से चली आ रही परंपरा आज रामनगरी में विवाह महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। महाराष्ट्र के नासिक में एक आश्रम में लड़कियों के साथ बलात्कार का मामला प्रकाश में आया है। आश्रम संचालक पर 6 लड़कियों के साथ बलात्कार करने का आरोप है। वहीं पुलिस ने आश्रम के निर्देशक को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक निर्देशक के खिलाफ आश्रम की कुछ और लड़कियों ने भी शिकायत लेकर सामने आई है। पुलिस अब आश्रम में रहने वाली सभी लड़कियों से पूछताछ की तैयारी में कर रही है। नासिक के पुलिस अधीक्षक किरण कुमार चौहान ने कहा है कि 23 नवंबर को हमारे पास एक लड़की शिकायत लेकर आई थी कि आश्रम चलाने वाला उसके साथ गलत हरकतें करता है। अधीक्षक ने कहा है कि हमने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी।
अब तक 5 और लड़कियों ने अपने इस स्टेटमेंट में कहा है कि आश्रम संचालक उनके साथ भी शारीरिक शोषण करता था। हमने छेड़छाड़ और रेप का मामला दर्ज कर लिया है और 2 और लड़कियों का बयान लिया जा रहा है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने भी कड़े कदम उठाते हुए 7 दिनों में पूरी जांच रिपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मंगवाई। राज्य के बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने भी इस संबंध में मुख्य सचिव से पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 15वीं विधानसभा के 7वें सत्र में पारित 3 निजी विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयकों को आपत्तिजनक से लौटा दिया है। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परंतु के अनुसरण में प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों के इन विधेयकों को निर्धारित नियमों के अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए जाने के कारण लौटाया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जिन विधेयकों को लौटाया है उनमें 2 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर से संबंधित विश्वविद्यालय के हैं, जबकि तीसरा करौली जिले से जुड़ा है। विधानसभा से पारित 3 निजी विश्वविद्यालयों के से संबंधित विधेयकों को आपत्तियों के साथ राजभवन से लौटा दिया गया। इन विधेयकों की वापसी पर राज्यपाल ने कहा है कि इनकी पत्रावली देखने से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि नियमों की अनदेखी की गई है। इसमें प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय भूमि भवनों के निर्धारित नियमों का पालन के बगैर ही स्थापित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में केवल 8 दिन का वक्त बचा है। वहीं कांग्रेस और भाजपा सूबे में अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि हिमाचल में भाजपा रिवाज बदलेगी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि गुजरात में हम फिर से सरकार बनाएंगे और रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। मोदी जी जब जब गुजरात जाते हैं तब सब एक तरफा होता है। हिमाचल में विधायकों को खरीद फरोख्त को लेकर सीएम जयराम ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। फिलहाल आंकलन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। वहीं माकपा विधायक राकेश सिन्हा के सवाल पर सीएम ने कहा कि मैं उनकी आशंकाओं का जवाब नहीं दे सकता। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हिमाचल में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी और मुझे लगता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्हें 8 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता इतने स्प्रेसेट क्यों हैं? यह दिल्ली में बैठकर अपने नेताओं से मिल रहे हैं और कितने चेहरे मुख्यमंत्री के हैं अपने आप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बना रहा है। जितने मुख्यमंत्री के चेहरे बन रहे हैं और चुनाव में ही जीत नहीं पाएंगे। कराटे की दुनिया में आयरन गर्ल्स के नाम से पहचान जाने वाली ग्वालियर की निराहिका ने अब साउथ एशियन चैंपियनशिप भी जीत ली है। श्रीलंका में आयोजित इस चैंपियनशिप में उन्होंने भारत के लिए सीनियर महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। निराहिका ने साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में खिताबी मुकाबले में श्रीलंका की कपिल रत्ना को 13.5 से हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इसी चैंपियनशिप के जूनियर बॉयज वर्ग में ग्वालियर के प्रियंक भदौरिया ने भी गोल्ड मेडल जीता है। इसी साल निहारिका ने कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। भिंड जिले के छोटे से गांव की इंटरनेशनल कराटे खिलाड़ी निराहिका ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। भारतीय टीम की तरफ से निराहिका ने श्रीलंका में आयोजित साउथ एशियन में सीनियर महिला वर्ग के गोल्ड मेडल जीता और निराहिका ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त दी। उसके बाद बांग्लादेश और श्रीलंका को हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबले में निराहिका की भिड़ंत श्रीलंका की कपिला रत्ना से थी। खिताबी मुकाबले में निराहिका ने शुरू में बढ़त बनाई और आखिर में 13.5 से पटकनी देते हुए भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। आपको बता दें कि निराहिका ने इसी साल इंग्लैंड में लंदन में आयोजित हुई कॉमनवेल्थ के कराटे चैंपियन में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पशुओं की सेवा करने का नेक काम करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पशुओं की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसकी कहानी अपने आप में हैरान करने वाली है। अगर आप कोई नौकरी करते हैं और आप नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाए तो आप अपनी पेंशन का क्या करेंगे? जाहिर तौर पर आप अपनी पेंशन का
उपयोग अपने परिवार का जीवन यापन के लिए करेंगे। लेकिन आज हम आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो अपनी पूरी पेंशन उन बेजुबान पशुओं पर खर्च कर देता है जिनका कोई रखवाला नहीं। कहने में और सुनने में यह बात अजीब सी लगती है, लेकिन यह हकीकत है। राजस्थान के भरतपुर में रहने वाले जगवीर सिंह कुंतल लोगों के लिए एक मिसाल है। जगवीर सिंह फौज से रिटायर होने के बाद मिलने वाली पेंशन को बेसहारा जानवरों की सेवा में खर्च कर देते। गुजरात की राजनीति में आस्था के केंद्र सोमनाथ का नाम आते ही भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा के लिए इसके योगदान की भूमिका ध्यान में आती है। लेकिन एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को चुनावी सफलता कम ही मिली है। निर्वाचन आयोग के वेबसाइट के प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 1960 में गुजरात राज्य के गठन के बाद 1962 से 2017 तक हुए सभी 13 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 ही मौके पर भाजपा सोमनाथ विधानसभा क्षेत्र में अपना उम्मीदवार जिता पाई है, जबकि कांग्रेस इस सीट पर 8 बार जीत चुकी है। भाजपा 1995 से गुजरात की सत्ता पर कब्जा की हुई है। 3 मौके ऐसे आए जब अन्य दलों के उम्मीदवारों ने यहां से जीत हासिल। कांग्रेस ने विमल चुड़ामास, भाजपा के मान सिंह मेरा मन भाई परमार और आम आदमी पार्टी के जगमाल वाला को यहाँ से टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि साल 1967 के चुनाव में यही से स्वतंत्र पार्टी ने आपातकालीन के बाद 1980 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने और 1990 में चुनाव में जनता दल के उम्मीदवार ने यहाँ से जीत दर्ज की। आपको बता दें चुनावी मौसम में कोई भी नेता सोमनाथ मंदिर की पूजा अर्चना का मौका नहीं छोड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले लगभग सभी चुनावों में सोमनाथ जरूर जाते रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पिछले विधानसभा चुनाव में सोमनाथ की यात्रा की थी। उस वक्त उनके धर्म को लेकर विवाद हो गया और जब उन्होंने कथित तौर पर गैर हिंदुओं के रजिस्टर में हस्ताक्षर किए थे। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमनाथ के चुनाव प्रचार में किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 के लिए 21 से 28 नवंबर तक वर्चुअल मोड में बजट पूर्व परामर्श बैठकों की अध्यक्षता की। ये प्री बजट बैठकें सोमवार को पूरी हो गई थे। इस दौरान आयोजित 8 मीटिंग में 7 हितधारक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 110 से ज्यादा आमंत्रित अतिथियों ने भाग लिया। इन बैठकों में सभी हितधारकों ने कृषि, रोजगार, व्यापार और अन्य अहम मुद्दों पर सरकार को सुझाव भी दिए हैं, ताकि आम आदमी को महंगाई समेत अन्य परेशानियों से राहत दी जा सके। वहीं वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार इन स्टेक होल्डर ग्रुप के कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योग, इंडस्ट्री, बुनियादी ढांचा और जलवायु परिवर्तन, वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, सेवाओं और व्यापार, सामाजिक क्षेत्र, ट्रेड यूनियनों और श्रम के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ भी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य संगठन और अर्थशास्त्री भी इसमें मौजूद थे। यूनाइटेड नेशन मास्टरमाइंड के लिए भागलपुर तिलका मांझी के रहने वाले संदीप का चयन हो गया है। संदीप मिश्रा इंडस्ट्रियल नॉलेज पर यूनाइटेड नेशन में अपना विचार रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए दुनिया भर से अभी तक 30 लोगों का चयन किया है। मेरी जानकारी के अनुसार यूएन में संदीप मिश्रा इंडस्ट्रियल नॉलेज एंड साइंस डिप्लोमेसी के क्षेत्र में अपने विचार रखेंगे। वहीं बिहार के लाल संदीप मिश्रा भागलपुर तिलका मांझी के मधुश्री कॉलोनी के रहने वाले हैं। सोमवार को जब वे भागलपुर पहुंचे तो उनको बधाई देने के वाले लोगों का तांता लग गया। संदीप ने बताया कि यूएन मास्टरमाइंड में इंडस्ट्रियल नॉलेज साइंस और डिप्लोमेसी के क्षेत्र में विचार रखने के लिए उन्हें चुना गया है और मास्टरमाइंड को अपने क्षेत्र में प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता के रूप में माना जाता है। पश्चिम बंगाल के फुटबॉल विश्व कप को लेकर धड़ल्ले से ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले एक गिरोह को कोलकाता पुलिस ने भंडाफोड़ किया। कोलकाता पुलिस को जानकारी मिली कि सोमवार को कोरिया गणराज्य और घाना के मैच को लेकर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट एक होटल में ऑनलाइन सट्टा लगाने का धंधा चल रहा था। कोलकाता पुलिस के एआरएस अधिकारियों ने गुप्त से सूचना मिलने के बाद होटल में तलाशी अभियान चलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बाकी फरार हो बताए जा रहे हैं। घटनास्थल से 6 मोबाइल फोन, एक टीवी और कई दस्तावेज बरामद किए गए।
पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर इन गिरोह के प्रसार के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने पैसे का लेन-देन हुआ, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हुआ या नहीं। इन सभी मामलों की जांच के लिए फरार अभियुक्तों की तलाश भी की जा रही है। श्रीलंका की नौसेना ने अवैध शिकार के आरोप में 24 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मछुआरों की 5 नावों भी जब्त कर ली गई है। श्रीलंका की सेना ने मंगलवार को आधिकारिक बयान जारी कर जानकारी दी। उत्तरी जापान प्रायद्वीप में श्रीलंका के जल क्षेत्र में घुसकर अवैध रूप से शिकार करने के आरोप में 24 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है। बयान में यह भी कहा गया कि उत्तरी जापान प्रायद्वीप में कैरन नगर के तट पर श्रीलंकाई नौसेना और श्रीलंका तटरक्षक बल के एक संयुक्त अभियान में सोमवार शाम मछुआरों को गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें कांके संतुदाई बंदरगाह लाया गया और आगे की कार्रवाई के लिए मछली पकड़ने के निरीक्षण प्रणाली को सौंप दिया गया। इन मछुआरों के साथ उनकी 5 नावों को भी जब्त किया गया है। श्रीलंका की नौसेना ने कहा कि इस साल अब तक कुल 252 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अवैध शिकार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मछुआरों का मुद्दा भारत और श्रीलंका के बीच संबंध में एक विवादास्पद मुद्दा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार संधि की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस संधि से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सुनक ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। भारत के साथ इस संधि करने पर ब्रिटेन विचार कर रहा है। सुनक ने पिछले महीने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के में पदभार ग्रहण करने के बाद विदेश नीति पर दिए गए पहले भाषण में इसका जिक्र किया। उन्होंने 28 नवंबर को लंदन के लॉर्ड मेयर में औपचारिक भोज में यह भाषण दिया। सुनक ने कहा कि दुनिया भर में स्वतंत्रता और खुलेपन के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन प्रतिबद्ध है। अमेरिका ने चीन में जारी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। अमेरिका ने कहा कि यहाँ वहां के लोग का अधिकार है, इसलिए वो इन लोगों के साथ खड़ा है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि उसकी चीन से के हालात पर करीब से नजर है। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जॉन किर्बी ने इस चीन के मुद्दे पर संवाददाताओं सम्मेलन में कहा कि अमेरिका का पूरी दुनिया के लिए यह संदेश है कि सभी को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। चीन में प्रदर्शनकारियों पर बरती जा रही सख्ती पर उन्होंने कहा कि लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। चीन में सरकार की जीरो कोविड नीति के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी लॉकडाउन का विरोध करने के साथ राष्ट्रपति जी जिनपिंग से सत्ता छोड़ने की मांग भी कर रहे हैं। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ज्यूरी हेड नावट लापिड के द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म कहने से भारत में विवाद भड़क उठा है। इसके बाद इजराइल की सरकार ने भी जिस फुर्ती से इसे पूरे मामले पर डैमेज कंट्रोल के लिए कदम उठाया, उसकी मिसाल कम ही मिलती है। भारत के साथ इजराइल के रिश्ते पिछले 8 साल से लगातार सुधरे हैं। रक्षा और सुरक्षा टेक्नोलॉजी के साथ ही खेती और कंप्यूटर जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी एक नए स्तर पर पहुंची है। ऐसे में नावद लिपिड का ये बयान आपसी रिश्ते में कड़वाहट घोल सकता है, क्योंकि ये बयान भारतीय जनमानस के लिए एक कदम खिलाफ है। कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद ने कश्मीरी पंडितों को भी कभी न मिटने वाले जख्म दिए हैं, उसे सामने लाने वाली फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा बताना वास्तव में असंवेदनशील मानसिकता को सामने लाता है। बहरहाल तत्काल ही भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए माफी मांगकर भारत के लोगों के गुस्से को काफी हद तक शांत करने की कोशिश की है। आप देख रहे थे देश दुनिया की बड़ी खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। नमस्कार।